हेलो बच्चों, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपनी क्लास प्लेटफॉर्म पर। आपकी शोभा मैम के साथ में आप हिस्ट्री एनसीईआरटी कर रहे हैं, हम सीरीज़ कर रहे हैं और आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 की चैप्टर 3 हम पढ़ेंगे, आपके आरंभिक नगर। ओके, तो काम करते हैं, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं पीछे का चैप्टर। इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, मैं फटाफट आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा लिंक उससे कंटिन्यू आप जा सको और तो आपको थोड़ा सा चीज़ आपके माइंड में रहे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर हमने देखा, पहले हमने चैप्टर पढ़ा था एनसीईआरटी का, क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें हमने देखा था अतीत का अध्ययन हम कैसे करते हैं। अतीत का अध्ययन हम करते हैं जीवन निर्वाह कैसे करते थे, लोग क्या खाते थे, इस समय लोग आर्किटेक्ट को संग्राहक थे। ठीक है ना, तो ये देखा था हमने कि जो पहले के समय के जो आर्किटेक्ट लोग थे अतीत में, वे किस तरह से जीवन जीते थे। तो वैसे लोग सिर्फ आर्किटेक्ट और संग्राहक थे। वे लोग शिकार करते थे और जो जंगलों में जो जल फल मूल जो भी मिलते थे उनको, और शिकार जो करके वो सब इकट्ठा करके मतलब जीवन अपना निर्वाह करते थे। ठीक है, और फिर हमने देखा था कि जो वहाँ पे शुरुआत हुई थी, जो एक सभ्यता हमने अलग से पढ़ी थी, सभ्यता 47 वर्ष पूर्व सिंधु नदी सभ्यता शुरुआत हुई थी, जिसे हम पहली सभ्यता कहते हैं, नगरी सभ्यता कहते हैं, जो बहुत डेवलप है। वह सभ्यता शुरू हुई थी जो सिंधु नदी के आसपास में थी। और फिर द्वितीय नगरीकरण भी हमने देखा था, 2500 वर्ष पूर्व गंगा नदी पर रहते थे वे लोग, है ना। और हमने देखा था आपका कि अतीत को हम कैसे जानते हैं। तो अतीत के लिए हम क्या करते थे, हमने देखा था कि हमने पांडुलिपि से हमने अपने अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना था। पांडुलिपि जिसे हम अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, रिटन बाय हैंड, ओके, जो हाथ से लिखी जाती थी। और यह जो स्पेशल जो था पांडुलिपि, यह आपके हिमालय में एक भुज नामक वृक्ष है कि पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। ठीक है ना, और जो मैन्युस्क्रिप्ट जो है लैटिन शब्द से लिया गया है। और हमने इसमें देखा था आपका कि जो हमारा देश इंडिया है ना, उसका नाम भारत या इंडिया कैसे पड़ा। ठीक है ना, तो आपका ये इंडिया जो नाम जो पड़ा था हमारा, तो जो आपकी इंडिया, आपकी इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। और उत्तर पूर्व से आने वाले ईरानियों प्लस ईरानियों ने सिंधु को हिंदुस कहा था। इंदौस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को वे लोग इंडिया कहने लगे। ठीक है, नदी के जो पूर्व में जो लोग रहते थे, तो वो लोग ने उनको इसको क्या कहा, इंडिया कहा। और उत्तर पश्चिम में जो रहने वाले लोग थे, वहाँ के जो एक समूह था वहाँ पे, तो उसको इन लोगों ने भारत नाम दे दिया, जिसका उल्लेख ऋग्वेद की रचना में भी हमें मिलता है। ठीक है, आप मुझे ऋग्वेद किस मतलब उसकी वर्ष प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और फिर हमने इसमें देखा था कि हम जो भारत उपमहाद्वीप कहा जाता है, वो किस कारण से कहा जाता है। हमारा जो महाद्वीप है बहुत छोटा है। एशिया का दक्षिण जो भाग है हमारा एशिया का, वह अपनी विशालता और समुद्रों और पहाड़ों पर्वतों के बटे होने के कारण से भारत को उपमहाद्वीप कहते हैं। और 2-3 फैक्ट भी देखे थे। सबसे पहले जो 8000 वर्ष पहले जो गेहूँ का और जौ का उपजाना प्रारंभ हुआ था, वो आपके सुलेमान और केथर की पहाड़ी पर हुआ था। फिर हमने देखा था कि चावल को उगाया गया था, सबसे प्रथम कहाँ उगाया गया था, गारो विंध्यस के उत्तर की पहाड़ी में उगाया गया था। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो 47 वर्ष पूर्व पहली नगरीकरण प्रारंभ सभ्यता थी, वो तो हमने देखा था। नगरीकरण भी हमने देखा था, है ना। हमने सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि उसमें हमने देखा था आर्किटेक्ट से संग्रह से लेकर भोजन तक। जो इससे पहले के चैप्टर में हम देखा था, वो लोग खाली खाद इकट्ठा करते थे और वो लोग खाते थे, है ना, शिकार करके वे अपना जीवन यापन करते थे। इसमें हमने वही देखा कि आर्किटेक्ट जो जनजाति थी, जो मतलब सभ्यता थी, वह भोजन उत्पादन तक की जो कार्य जिस तरीके से उनमें विकास हुआ, वह प्रक्रिया हम यहाँ पर देखते हैं ना। तो आरंभिक मानव जैसे क्यों घूमते फिरते थे, तो इसके लिए हमने देखा था कि वे पानी की तलाश में घूमते थे, भोजन की तलाश में घूमते थे, मौसम के कारण भी घूमते थे। ठीक है ना, तो फिर आरंभिक काल में आपके जो थे वो क्या थी, पत्थर, लकड़ियाँ, हड्डी और औजार बने मिले थे आरंभिक काल में। ठीक है, जिस काल में पूरा प्राचीन काल जिस काल को हम पुनर्प्रशन काल कहते थे। ठीक है ना, पुनर्प्रशन काल में क्या हुआ था कि वैसे लोग सिर्फ आर्किटेक्ट और संग्राहक थे। वे लोग एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते थे। ठीक है, वे लोग उन्हें वहाँ के हम स्थल भी देखे थे, जैसे भीमबेटका हो गए, होसंगी कुंडल की गुफाएं। इसमें से हमने देखा था भीमबेटका में हमने चित्रकारी देखी थी जो मध्य प्रदेश में है। फिर हमने कुंडल की गुफाएं देखी थी जहाँ पर आग का आविष्कार हुआ था, अवशेष मिले हैं राख के वहाँ पर।
फिर नवपाषाण युग में हमें देखे थे स्थल भुजो, मेहरगढ़, कोल्डिवा, हुल्लूर, पैम्पल्ले, चिरांद। आरंभिक गाँव में हमने इरांगाम देखा था। चैप्टर सेकंड चैप्टर आपकी जो वो है आपका एक कहानी छोटी सी दी है, वो हम नहीं पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पर्यटन स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिसमें उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल बाद पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इसी तरह के सभी पुराने स्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली हैं, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कही गई। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हड़प्पा की कहानी की शुरुआत होती है आपका 150 साल पहले। ठीक है, 150 साल पहले जो हमारे यहाँ पर जो अंग्रेज जो यहाँ पे थे, वे लोग यहाँ पर जो इंजीनियर जितने भी थे, वे सब के द्वारा यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी पंजाब, जो अभी आधुनिक पाकिस्तान में है। ठीक है, और बिछाई जा रही थी। तो वहाँ से जब अच्छी ईंटें खंडर से मिलने लगी, एक जगह से खुदाई में मिली होंगी ईंटें, जहाँ से उनकी अच्छी ईंटें मिली। जब देखी कि अच्छी ईंटें मिलने लगी, तो और खुदाई करने लगे। खुदाई करते करते उनके हज़ारों ईंटें उखाड़ ले गए वहाँ से। ठीक है, और इसी कारण से उनकी इमारतें नष्ट हो गई। फिर देखते देखते वहाँ पर जब पता चला कि यह खंडर एक उपमहाद्वीप है। अब खोदते खोदते पता चला होगा ना नीचे कि वहाँ पर जब एक परत बन गई होगी, या खोदते खोदते जब देखा, आगे जाते जाते देखा, तो एक बहुत बड़ा उपमहाद्वीप में सबसे पुराने शहरों में से एक है। शहर जैसा दिख रहा होगा उनको। तब उन्होंने इस प्रस्थल की खोज जारी रखी। और यहाँ पे उसके बाद में जितनी भी जो यहाँ पे जो इमारतें और चीज़ें मिली हैं, उनको भी हड़प्पा सभ्यता के नाम से उनको नाम दे दिया। हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानने लगे सब, क्योंकि यहाँ पे जो पहला जो शहर मिला था वो हड़प्पा में मिला, इसलिए शहर पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी वे लोग कहने लगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जो ज़रूरी चीज़ है वही पढ़ेंगे, ठीक है ना।
इम्पोर्टेंट चीज़ें हम पढ़ेंगे, फालतू की चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। अब हड़प्पा सभ्यता की जो हड़प्पा सभ्यता में नगर जो मिले थे उनकी विशेषता क्या थी। इन नगरों में आप अंडरलाइन करते रहिए। इन नगरों में कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग जो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, पूर्वी हिस्सा जो बड़ा था लेकिन वह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को प्राकृतिक विद्वानों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियों पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। अब यहाँ पर एक चीज़ आप इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ध्यान रखिए इसमें। यह बताया जाएगा जो हड़प्पा सभ्यता जो थी, जो पश्चिमी जो भाग जो मिला ना, पश्चिम में जो जितना भी भाग मिला है वो ऊंचाई पर बना था, ठीक है। और उसी को वो लोग क्या करने लगे थे, पश्चिमी सभ्यता को जो ऊंचाई पर मिला था उसको नगर दुर्ग कहने लगे थे। और जो निचले में जो मिला, निचला जो पश्चिमी पूर्वी हिस्सा था लेकिन वह निचले इलाके में था, ठीक है, तो उसे वे लोग निचला नगर कहने लगे, ठीक है ना। और ये दोनों के जो नगर थे, चाहे वो पश्चिम में हो चाहे वो पूर्व में हो, वे दोनों की जो 4 दीवारियाँ थी वो पक्की ईंटों की बनाई जाती थी, ठीक है। इसकी ईंटें इतनी अच्छी तरह पक्की थी कि हजारों सालों बाद भी आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चुनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें, है ना। कुछ नगरों में नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पे आप देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में भी आपका खास तालाब बनाया गया था जिससे पुरातत्व महान स्नानागार कहा था। अब इसमें भी देखिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका इसको अंडरलाइन करना है। ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, ठीक है, पानी का रिसाव रोकने के लिए। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी। यह अभी आपका उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई, आपका नोट अंडरलाइन करना है, इसमें बनाई गई थी। और चारों ओर कमरे बनाए गए थे, कपड़े चेंज करने के लिए बनाए गए होंगे। इसे भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। इस कुएं को इस स्नानागार को जब भरना होता था तो ये लोग कुएं से पानी निकाल कर ले जाते थे और उपयोग के बाद खाली कर दिया जाता था, ठीक है। शायद ये विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। अब यहाँ पर जो इतना बड़ा जो स्नानागार हम मोहनजोदड़ो में हमें देखने को हमें मिलता है, तो यह छोटे मोटे अवसरों पे तो नहीं होता होगा ना, किसी पर्सनल यूज़ के लिए तो नहीं होगा। जाहिर सी बात है, जो बड़े बड़े जो महोत्सव होते होंगे तो उसमें उस समय में इन महान स्नानागार का यूज़ होता होगा। सभी लोग आते होंगे, स्नान वगैरह करते होंगे और इसलिए इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ बनाई गई, इतने ज़्यादा कमरे बनाए गए, कमरे बनाए गए कपड़े चेंज करने के लिए, ठीक है। और हम आगे चलते हैं। अब इसमें कालीबंगन और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले। अब यहाँ पर आप इसको भी अंडरलाइन करो, कालीबंगन और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले, ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। यहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। अब अग्निकुंड मिले हैं तो संभवतः यहाँ पे यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो लोथल जैसे नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, इसको भी आप अंडरलाइन कीजिए, आप अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका, ठीक है। आप ध्यान रखिए कालीबंगा लोथल जैसे जो नगर हैं यहाँ से अग्निकुंड मिले, यानी कि वे लोग यज्ञ वगैरह करते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, यानी कि वे लोग अपने जो खाने की जो खाद्य सामग्री है वे लोग स्टोरेज करके रखते होंगे ना बहुत ज़्यादा, ताकि वे लोग उनके सामान नष्ट ना हो जाए, आने वाली समय में वे सब के सब अच्छी तरह से भोजन मतलब सभी को मिल सके। यह आपका दिखाया गया है स्नानागार मोहनजोदड़ो में। ये रही आपकी सीढ़ियाँ, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पर आपकी यहाँ से भी हैं आपकी सीढ़ियाँ, यहाँ से भी आपकी सीढ़ियाँ हैं। आगे चलते हैं, भवन, नाले और सड़कें। अब यहाँ पर बहुत अच्छी है, इन नगरों में हड़प्पा नगरों में ईंटाई की चुनाई, यह जो हड़प्पा नगरों में ईंटाई की चुनाई, ये इस तरह की चुनाई हो जाती थी ईंटों पर रखकर।
इन नगरों में घर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अब इस चीज़ को नोट कर लो अपनी कॉपी में कि इस समय में जो नगर मिलते थे, इस हड़प्पा सभ्यता में जो नगरों मिले हैं वो आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। सब में नहीं होते थे, कुछ में होते थे। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि हाँ सब में होते थे तो यह गलत हो जाएगा। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। अब हर घर में स्नानघर नहीं होता था, ना तो हर घर में कुएं होते थे, पर हाँ अधिकतर घरों में होते थे। तो ये जो चीज़ आपको लाइन टू लाइन ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे, छोटी छोटी चीज़ें मिस कर देंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। स्टेटमेंट अगर आ जाती है तो आप गलत कर बैठोगे क्वेश्चन को। इसलिए ध्यान लाइन टू लाइन पढ़िए मेरे साथ में, और जैसे मैं अंडरलाइन करती हूँ आप भी मेरे साथ अंडरलाइन करते चलिए। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मैनहोल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। अब यहाँ पे एक और चीज़ दिख रही, यहाँ पे जो नगरे बनते थे, इन नगरों में जो नगर में नाले जो बनते थे वो ढके हुए होते थे, ठीक है, और बहुत ही सीधी लाइन में सावधानी से बनाए जाते थे। हर नाली में हल्की हल्की ढलान होती है। अब ढलान होने से क्या होता है, पानी आराम से धीरे से बह जाता है और पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों से नालियों से जोड़ी जाती है। अब जो घर बन गया ना, अभी यहाँ पर आप देख लो, जैसे ये आपका घर है, ये आपका घर है, ठीक है। अब ये आपका घर हो गया, ठीक है ना, ये आपका घर हो गया। अब यहाँ से एक नाली निकाल दी, सबके लिए एक नाली निकाल दी, और ये बड़ी सड़क है, एक सड़क है, सड़क में जोड़ दी। अब ये जो सड़क में जाएगी, अब ये जाके बाहर गांव के बाहर में बड़ी सड़क में जाके नालियाँ मिल जाएगी, ठीक है ना। और इस सब की जो नालियों के जो वो ढके मुँह था सबका ढके हुए थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये करने का कारण क्या था भाई, हड़प्पा सभ्यता में साफ साफ पता चला ना कि ये जो सभ्यता थी बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई के बारे में भी भाई ध्यान रखते थे। वो इतना एडवांस थे कि साफ़ सफाई के मामले में भी वे अपने सभी के जागरूक थे, सबके सब। इसलिए इस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से नालियाँ बनाते थे, साफ़ सफाई का भी ध्यान रखते थे, और घर में बदबू ना आए इसका भी ध्यान रखते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इनके नगरीय जीवन में ये रहा आपका, देखिए ये रहा आपका नालियों की व्यवस्था देखिए, और यह आपका कुआं। चलिए आगे बढ़ते। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मन को सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर लिखते थे ना, जो उनकी भाषा लिखते थे उसको लिपिक कहते। तो वो लोग भी थे, मोहरों पर लिखते थे वे लोग, और शायद अन्य चीज़ों पर लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं अभी। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, ठीक है। अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। अब यहाँ पर आपको इतना आप यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आभूषण अगर एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर व्यापार होता था, यह कन्फर्म है। तो यानी कि यहाँ की ये जो सभ्यता थी वह व्यापार से अवगत थी, मतलब उनको ज्ञान था इस चीज़ का, ठीक है। बहुमूल्य चीज़ें लाना और दूर दूर लेके जाना ना, ठीक है ना। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो सभ्यता थी इसकी जो लिपिक थी ना, भाषा लिपिक, ये अभी तक पढ़ी नहीं गई है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे हम, बहुत ज़रूरी समय
कम समय में ज़्यादा चीज़ पढ़ना, वो सही है, ना कि पूरी पूरी किताब पढ़ना है ना, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है। ये रहे आपको देख लीजिए, आप लिपि या आपके पत्थर के खिलौने। चलिए आगे देखते हैं। ये आप इसी के बारे में बताया गया, यहाँ पे जो लिखी बातें हैं वो इन्हीं के बारे में बताएंगे। फिर हम एक बार रीडिंग करते चलते हैं। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उससे बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मोहर है। यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। ये रहा आपका, ये बताया गया सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ठीक है ना। ये देखिए, ये सड़क है और ये आपका नाला बना हुआ, ये दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है। अब उसके यहाँ पे बताया गया है, ध्यान से देखिए। अब ऊपर एक कुआं है, ये रहा आपका कुआं, ठीक है। चलिए, और फिर बाएं और नीचे हड़प्पा की एक मोहर है। इस मोहर के ऊपर एक चिन्ह एक खास लिपि में है। ये आपका जो ये है, ये एक चित्र है और ये हड़प्पा की लिपि है जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, ठीक है। ये मोहरों में यूज़ होता था। और उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। मतलब हमारे जो विद्वान हैं, प्रतिविद्य लोग हैं और भी लोग जो विद्वान लोग हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की इस लिपि को पढ़ने के लिए, क्या लिखा है, का नाम क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आया अभी तक। तो ये आपकी कोई नहीं जानता है कि इसमें क्या लिखा है, क्या सोचो अगर आप इससे पढ़ना जान जाए, कहीं से पता चल जाए तो कितनी ज़्यादा जानकारी हमें हासिल हो जाएगी कि इसमें क्या लिखा है, बहुत कुछ हम पता कर सकते हैं। ये हमारे बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, दाई ओर देखिए, आपको लास्ट दाई और नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने। ये जो ये है, ये सारे पक्की मिट्टी के खिलौने हैं, है ना। कितने सुंदर ढंग से बनाए हुए हैं बच्चों के लिए खेलने के लिए। तब ये चीज़ ध्यान रखो, जो ये सब ध्यान रखो कि हड़प्पा सभ्यता में हमें खिलौने भी मिले हैं, हमें मोहर भी मिले हैं, लिपि भी मिले हैं, इतने सही ढंग से नगरीय व्यवस्था भी मिले हैं, जो आज मतलब यानी कि हम बहुत एडवांस सभ्यता थी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता है, हमारी हड़प्पा सभ्यता। नगरों नए शिल्प, इसको हम पढ़ते हैं। आओ अब हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा नगरों से प्राप्त हुई है। प्रत्युत्विदों को जो चीज़ें वहाँ से मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। अब यहाँ पर ये अंडरलाइन कर लो, तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से क्या बनाए जाते थे? गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक है, ठीक है। आकर्षक वस्तु में सबसे पहले क्या मिली अच्छी चीज़ें? मन के बाट और फलक, ठीक है। ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। ये रहा आपका बाट, यहाँ आपको एग्जाम्पल दिखाया गया, ये देखिए बहुत खूबसूरत। इसको भी देखते हुए एक बार चलते हैं। ऊपर पत्थर के बाट देखो, कितना ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया था। अब ये चीज़ आप ध्यान रखिए, यहाँ पर किस पत्थर? चट पत्थर से बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ जो बनाया गया, इसको किस लिए चट पत्थर से बनाया गया था? और तोलने के लिए, माप के लिए बनाया गया था वस्तुओं के, ठीक है। मध्य में मन के, इनमें से कई कर्नलियन पत्थरों से बनाए गए थे। यह अंडरलाइन कर लीजिए इसको। मध्य में बाएं मन, ये वाला आपका, ठीक है। पत्थरों को काट के और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर इसे माला बनाई जाए। ये देखिए इसका आपको, ठीक है ना। ये ऐसा की चीज़ तो शायद महिलाएं यूज़ करती होंगी ना, माला बनाए। माला तो नहीं, पुरुष भी पहनते होंगे उस समय में, महिलाएं भी पहनती होंगी। और मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक, यह आपका ये धारदार फलक इस तरह के, ठीक है। और नीचे हम देखेंगे, नीचे दाएं में कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, इसमें उस कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया। अब यहाँ पर ये चीज़ देखते हैं, जो मोहनजोदड़ो से जो मूर्ति मिली है, ये कढ़ाई की गई, यानी कि वे कढ़ाई से भी परिचित थे, बहुत अच्छी तरह के डिज़ाइन जानते थे। वस्त्र बनाए, यानी कि कपास से परिचित थे वे लोग, है ना, कपास उगाया करते थे। और यहाँ पर देखिए दाढ़ी, और कितनी कटिंग से, मतलब कितनी बारीकी से बहुत सुंदर बनाई है मूर्ति। तो वे लोग मतलब एकदम
पेंटिंग मूर्तियाँ बनाने में उन्हें महारत हासिल थी। तो अब हम देखते हैं आगे भी। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के मोहरे बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। अब जो जितने भी जो मोहरे बनते थे उस पर सामान्यतः सब पर नहीं, सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन से किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता में इन लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। उसमें काले रंग का भी यूज़ होता था। तो इसको आप अंडरलाइन कर लो, ठीक है ना, कि काले रंग का यूज़ होता था, खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। देखिए यूपीएससी को क्वेश्चन बनाना होगा ना पीसीएस में, तो वे छोटी छोटी चीज़ों को ही गलत कर देते हैं थोड़े से। काले रंग की जगह लाल रंग डाल देंगे, पीले रंग डाल देंगे, इसलिए आप अंडरलाइन करिए इसको अच्छी तरह से। यहाँ आपको बताया जा रहा, आगे चलते हैं। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ की खेती होती थी। अब मेहरगढ़ यहाँ पे जो बताया जा रहा है 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास उपजाना शुरू उपजाते थे। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। अब मेहरगढ़ से आपको क्या क्या मिले हैं? खेती होती थी मेहरगढ़ में, ठीक है ना। और मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े, अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं, ठीक है। पक्की मिट्टी तथा फेवन से बनी तकलिया सूत कटाई के संकेत भी आपको मोहनजोदड़ो से ही मिलते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। कीवर्ड्स अगर लिखते हैं ना तो उससे आपको आंसर को क्लिक करने में समय लग सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप कॉपी में साइड में उस चीज़ को, या तो किताब है तो आप अंडरलाइन कर लीजिए, और नहीं है तो उस कुछ इन जो मैंने अंडरलाइन किया उसको आप लिख लीजिए साइड में, सबसे बढ़िया होगा। आपको चीज़ को क्लिक करने में, कोई याद करने में वापस ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास परीक्षण लेता है, ठीक है। जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना, या फिर मोहरों पर पिच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई थी। यह किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम था। तो उस समय में मूर्तिकार भी थे। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। हम यहाँ पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे, या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम को करते रहे होंगे। दोनों ही इस काम में दक्ष थे, स्त्री और पुरुष दोनों इस काम में निपुण थे, दक्ष थे। फेयंस पत्थर और संग प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे। पत्थर और संग तो है आपके जो प्राकृतिक तौर पर पाए जाते, ऑटोमेटिक आपको मिल जाते, आपको प्राकृतिक में मिल जाते थे, या आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन फेयंस जो था वह आपको बनाना पड़ता था, इसलिए यहाँ लिखा गया फेयंस के कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण, बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री रंग के होते थे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है ना। फेवन से क्या क्या बनाए जाते थे? चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे फेवन से, ठीक है। ये आपका, आप इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कच्चे माल की खोज। अब कच्चे माल की यहाँ पे जानकारी दी गई है, इसका मतलब यहाँ पे व्यापार करते थे, इसीलिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। फिर भी हम एक रीडिंग करके निकलते हैं। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसे बाद में कटाई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थ को वे दूर दूर से आयात करते थे, यानी कि वे व्यापार करते थे यहाँ पर, है ना। कच्चे माल जो उनको उपलब्ध थे वो बाहर बेचते थे, और वो बाहर से बहुमूल्य चीज़ मंगवाते थे। और व्यापार कहाँ से करते थे हमने पढ़ा, हमने आगे देखेंगे। चलिए आगे हम चलते हैं।
यह आपकी हड़प्पा के आगे चलते हैं। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। यानी कि वे लोग तीन धातु से परिचित थे, है ना। टीन से वे लोग परिचित थे। हड़प्पा सभ्यता अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। वे लोग सोने से भी परिचित थे, है ना, कांसा बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ कांस्य युगीन सभ्यता थी। ध्यान रखिए। यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये थोड़ा सा कुछ एक दिया हुआ है। एक आपका ये खिलौना ये का है। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। इन चित्र को देखो, एक खिलौना है और दूसरी एक मोहर है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्याय में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? आगे पढ़ते हैं। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। यहाँ पर देख लेते हैं। बच्चों का खिलौना आज हल चलाने वाले ज़्यादा किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं कि क्या हड़प्पा में भी यह प्रथा थी। नगरों में रहने वालों के लिए लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे की शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। यहाँ पर आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। हड़प्पा के लोग उगाते थे। हड़प्पा में हम गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों भी हम देखने को मिलती है। ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल में हल तो नहीं बच पाए, लेकिन क्योंकि ये प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने ज़रूर मिले हैं। हल के आकार के खिलौने मिले हैं तो कहीं ना कहीं वे लोग परिचित होंगे इससे ना। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों की झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे। यहाँ अब इतना हम देख लेते हैं, इसको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये इतना हमने रीडिंग कर लिया। अब देख लेते हैं जो पहिए जो यहाँ पे जो एक बैलगाड़ी की तरह पहिए का जो मिला है, तो खिलौने टाइप का मिला है। यहाँ पर आपकी यह आपकी लिखी हुई एक मोहर मिले यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हल मिला है। तो इन सब से पता चलता है ना कि वे लोग सिंचाई से परिचित थे ना, खेती से परिचित थे। ठीक है, और यहाँ पर सब बताया कि आपके जो पहिए से भी परिचित थे, तभी यहाँ पर ये मिले हैं। अब शायद वे लोग इसको यूज़ करते होंगे। अगर पहिए बनाया तो या तो सामान ले आने के लिए बनाए होंगे, या तो फिर आने जाने के लिए। पर वे लोग परिचित थे पहिए से, है ना। इसमें पहिए से भी परिचित थे, सिंचाई से भी परिचित थे। यह सभ्यता आगे चलते। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर में सूक्ष्म निरीक्षण। गुजरात आपका कच्छ के इलाके में खातिर बीट के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। यहाँ पे कच्छ के इलाके और धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था, जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहाँ धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में खुला मैदान भी था, जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया था। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुएं पाई जाते हैं। गुजरात की खम्बत की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर। आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा लोथल नगर जो किस उपनदी के
किनारे बसा हुआ है, ठीक है, जो कीमती पत्थरों जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। अब यहाँ पर आप देखिए, यह आपका लोथल, ठीक है, यहाँ कीमती पत्थर आसानी से मिल जाता था, कच्चा माल, शंख धातुओं से बनाई जाती गई चीज़ें महत्वपूर्ण एक केंद्र था। इन नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिली। अब इसका मतलब कि यहाँ पर अगर मोहरबंदी मिल रही है, आपका मोहरी मिल रही है, यहाँ पे भंडार गृह भी मिल रहा है आपके, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से जरूर व्यापार होता होगा ना, व्यापार होता है। तो ये देखिए आपको यहाँ पर साइड में देखिए लिखा है लोथल का बंदरगाह। अब बंदरगाह है तो यहाँ पर व्यापार होता था। यहाँ बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, यही तालाब आपका बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नाव रुकती थी। अब इस जगह में जो यहाँ पर नाव यहीं पर रुकती होंगी, संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा, यहीं पर माल चढ़ाया भी जाता होगा, उतारा भी जाता होगा इस लोथल में, ठीक है। तो कहने का है यहाँ पे कि लोथल जो है आपका, ये आपका मेन है, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। आपका यह एक बंदरगाह है और यहाँ पे कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। यहाँ पे पत्थर संग धातु से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ बंदरगाह भी पाए गए हैं, ठीक है, और मुद्रांकन या मोहरे और मोहरबंदी यहाँ पे पाए गए हैं, ठीक है ना। चल, ये आपका इम्पोर्टेंट था, ठीक है। अब आगे हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः इन मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अर्ध बने मनके बनाने के बाद उपकरण और तैयार मनके भी यहीं पे मिले हैं। ये आपके मनके बनाने का जो काम होता था वो यही लोथल में होता था। और अर्ध बने मनके, कुछ आधे बने मनके, अधूरे बने मिले हैं, और मनके बनाने वाले उपकरण भी मिले हैं और तैयार मनके भी यहीं पर मिले हैं आपके, ठीक है। तो ये आप इसको ध्यान रखिए। और यह मुद्रांकन मोहरबंदी, ये जो आप देख रहे हैं, ये आपके इसको बताया जा रहा है इसके बारे में। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों के लिए होता था या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं, ठीक है। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। अब यहाँ आपको ये कहा जाता है कि जो व्यापार करते थे, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जो सामान भेजते थे, जिनको भेजना था, तो वहाँ भेजने से पहले वो लोग माल को मतलब उसको रेडी तैयार करते थे अच्छी तरह से, फिर उसको पैक करके बंद करके उसके मुहाने पे गीली मिट्टी पोत देते थे। उस मिट्टी पे मोहर चित्र बना देते थे और इसी मोहर की छाप बना देते थे, जिसे वो लोग मोहरबंदी कहते थे। और यदि यह छाप टूटी फूटी नहीं हुई, यह छाप टूटी नहीं होती थी, तो इसका मतलब था, यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, सामान जैसे भेजा गया था वैसे ही हमारे पास पहुंचा है, ठीक है ना। तो सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर बहुत अच्छी इस सभ्यता में थी। सभ्यता का अंत का रहस्य, अब सभ्यता का अंत का रहस्य आप यहाँ पे देख लो, आपको सॉरी, इसको तो बड़ा कर लेते हैं पहले, छोटा, इतना काफ़ी है, ठीक है। चलो, आपका 39 साल पहले आपको यहाँ इस सभ्यता के अंत के रहस्य में आपको बदलाव देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया, ठीक है। फिर आपका कच्चे माल का आयात कम हो गया। यह कारण मोहनजोदड़ो में सड़कें की कचरे ढेर बनने लगे, जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई। विद्वानों ने कहना कि नदियाँ सूख गई थी, ठीक है। अन्य का कहना था कि जंगलों का विनाश हो गया। कुछ का कहना था कि मवेशियों और आपके मैदान समाप्त हो गए थे घास वाले, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ ठीक है, यहाँ पर ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारा गया और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि नगरों का अंत कैसे हो गया। जितने भी कारण यहाँ दिए गए, ये इससे यह साबित तो नहीं होता है ना कि यह सभ्यता का अंत इन्हीं कारणों से हुआ होगा। बाढ़ और नदियों के सूखने का असर तो कुछ ही इलाकों में हुआ होगा, पूरे के पूरे तो नहीं हुआ है ना। पूरी जगह पे तो सडनली वो नहीं बाढ़ नहीं आ जाएगी एक संग में। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ साफ दिखता है। आधुनिक पाकिस्तान के
सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगर का विकास हुआ। इनके बारे में 508 में हम पढ़ेंगे। ये आपका जो है, ये आपका नील नदी आसपास इलाकों को छोड़कर मिस्र के अधिकांश भाग का रेगिस्तान है। या जो फोटो दी गई, एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे, या 5,000 साल पहले की यह सभ्यता मिस्र की है। इन्हें हम पिरामिड कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर शव को रखा जाता है। ठीक है, इनको यहाँ पर पिरामिड का एक पट्टी तरह के लपेट कर रख दिया जाता है। आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, लपेट के रख देते हैं। फिर इनके साथ में इनके लिए खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर सब इसमें शव के साथ में रखा जाता है। ठीक है, ये मिस्र की सभ्यता है, इन्हीं को पिरामिड कहते हैं। ठीक है, चलिए अभी तो पूरा हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए, आपकी जो ई है इसको आप ध्यान रखिए कि मेहरगढ़ की कपास की खेती लगभग 7,000 साल पहले शुरू हुई थी। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। नगरों का आरंभ 4700 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। हड़प्पा की सभ्यता अपने 39 साल पहले अंत की शुरुआत हुई। अन्य नगरों का विकास लगभग 25 साल पहले हुआ। अब हो सकता है ना, हो सकता है कि जैसे कि अभी यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि जो अंत बताया जा रहा है, तो हो सकता है कि कारण तो बहुत बताए गए हैं, पर एक बार मैप में चलते हैं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर यह सभ्यता थी, है ना, यहाँ पर सभ्यता थी, तो इतने सारे कारण बताए गए हैं यहाँ पर। तो हो सकता है जो भी कारण हुआ, यहाँ सभ्यता धीरे धीरे खत्म हो, क्या पता एक संग खत्म हुई हो, धीरे धीरे खत्म हुई हो सभ्यता, है ना। तो यहाँ से आते आते कुछ लोग धीरे आते आते यहाँ पे आपका गंगा 2500 यहाँ पे जो बताई जा रही, यहीं पे आके निवास करने लगे हो, है ना। ये लोग यहाँ पे आके रहने लगे हो, तो यहाँ पे फिर सभ्यता पनपने लगी। ठीक है, चलिए हमने ये चैप्टर हमने आज आरंभिक नगर हमने पूरा किया। इसमें हमने देखा हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, है ना, रेबेलन बिछाने से स्टार्ट हुई थी। फिर यहाँ पर जो आपने देखा गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों, ये सब उगाने लगे हड़प्पा सभ्यता में। यहाँ की जो नगरीय विशेषता थी वो बहुत ही बेहद मतलब अच्छी थी। जो पश्चिमी नगर थे छोटे थे, पर तो ऊंचाई में थे, जैसे हम ऊपरी दुर्ग कहते थे। और जो पूर्वी जो नगर थे बड़े थे, बहुत बड़े थे, शहर थे बड़े बड़े, पर वे निचले थे, तो इसे निचले इलाके कहते थे। ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता में। फिर हमने मोहनजोदड़ो में देखा दुर्ग का सबसे बड़ा उदाहरण क्या था, हमारा मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा उदाहरण। यहाँ पर स्नानघर मिला है जिसे पक्की ईंटें प्लास्टर से बने, है ना। प्लास्टर के ऊपर फिर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। तो यानी कि हम कह सकते हैं, हम मानना पड़ेगा कि वे लोग हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वे चारकोल से परिचित थे, है ना। फिर वहाँ की सभ्यता थी बहुत एडवांस थी, बहुत ही टेक्नोलॉजी, मतलब सभी साफ सफाई, अपनी प्राइवेसी और मतलब सभी चीज़ों से वे लोग परिचित थे। व्यापार करते थे वे लोग, भविष्य के बारे में भी सोचते थे, चिंतित रहते थे भविष्य के लिए भी। यहाँ की सभ्यता थी जो तीन से भी परिचित थे, है ना। फ्रेंस कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते थे। ठीक है, यहाँ के जो नगर थे हड़प्पा नगर, जो अभी पाक के पंजाब में, सिंध प्रांत, फिर भारत में आपका राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब हमने देखा मैप में। भवन जो रेडी होते थे, भवन इनके बनते थे, नाले, सड़कों, भवन 1 या 2 मंजिला होते थे, घर, आंगन, कुएं, सीधी नाली मिली यहाँ पर हमें। हड़प्पा सभ्यता के लोग सिंचाई पहिए से भी परिचित थे। ये लोग कांस्यकालीन सभ्यता थी। नगरीय जीवन, इमारतें, शासक आपके वर्ग के बहुमूल्य पत्थर हमें यहाँ मिले हैं। लिपिक, मोहरों का काम, शिल्पकार भी थे यहाँ पर। ठीक है, और आपके धोलावीरा आपका जो साक्ष्य जो यहाँ पर गुजरात में मिला है, जो ज़मीन उपजाऊ मिला है यहाँ पर। ज़मीन उपजाऊ हमें कहाँ मिली, धोलावीरा में साक्ष्य मिले। जल के साक्ष्य में धोलावीरा में मिले हैं आपके। फिर आपके लोथल जो जगह हमें मिली, बंदरगाह तालाब साबरमती की उपनदी पर था, यह हमने देखा, है ना। तो ये सब के सब यहाँ पर हमने देखे हैं। ये लोग आयात करते थे यहाँ पे, गोल्ड से कर्नाटका से मंगवाते थे, टीन आपका ईरान, अफगानिस्तान से मंगवाते थे, आयात करते थे। ठीक है, तांबे राजस्थान से भी मंगाते थे वे लोग। ठीक है ना।
तो व्यापार भी बहुत अच्छे सही तरीके से होता था। और ये तो हमने थोड़ा सा मतलब क्लास 6 के एनसीईआरटी थी, इसमें हमने थोड़ा सा ही देखा, अंत हमने देखा था। इसके अंत के बहुत से बदलाव बताए गए हैं ना, बदलाव बहुत आने लगे थे। नगरों में छोड़ दिया था, फिर मोहरे बाद प्रयोग बंद हो गए थे धीरे धीरे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई, आयात कम हुआ, मोहनजोदड़ो की शहरी संरचना भी नष्ट हो गया। कारण आपका बहुत से मतलब कारण जो बताए गए यहाँ पे कि शासक नियंत्रण समाप्त हो जाना, फिर आपका प्राकृतिक जंगल का विनाश, प्राकृतिक फिर संपदा नष्ट हो जाना, बाढ़ आ जाना, नदी सूख जाना, ये सब कारण यहाँ पे बताए गए थे। ठीक है, चलिए हमने आज एक चैप्टर पूरा कर लिया। उम्मीद है मुझे आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और यदि आपको नहीं समझ में आया, कुछ भी आपको डाउट हो रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए। और जो भी कुछ जानना भी हो, आप मुझे बेफिक्र होकर आप कमेंट कर सकते हैं कि मैम मुझे प्लीज़ इसको समझा दीजिए, तो मैं आपको अच्छे से और भी एग्जाम्पल देके आपके लिए अलग से वो बनाकर स्लाइड बनाकर आपको समझाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए, आप प्लीज़ आपको अगर क्लास अच्छी लगी है और आपको मेरे साथ पढ़कर अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जब मैं कोई भी वीडियो आगे की क्लासेस बनाऊँ तो आपके पास पहले पहुँचे। और प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। ओके, चलिए, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।